एक खिताबवाचक और हैं, उनके एक पर्स पे बहुत विवाद उठ गया था ना, वो कई लाख के पर्स की बात हुई थी, इसलिए पूछा गया। वैसे तो खैर ये वही फरारी है, रेड फरारी। फरारी दो ही चर्चा में आई वैसे। मेरी फरारी अच्छा नहीं है, मैं बता दूं, फरारी दो ही चर्चा में थी, सचिन की फरारी, दूसरी आपकी फरारी। इसीलिए पूछ रहा हूं। अभी वो विवाद आपने सुना है? मैं नाम नहीं लूंगा, वो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लेटेंट वाला जो शो था, माता पिता को भी शामिल कर देना, इतनी नग्नता परोस देना, क्या सोशल मीडिया ऐसा हो गया? क्या आपने मुस्लिम से शादी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस बात को इतने डंके की चोट पे कह रही हूँ कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि मैंने तो शायद वो बिल्कुल ही नहीं किया है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए एक ही धर्म से जुड़े लड़का लड़की साथ रह रहा है, तो उससे फिर क्या आपत्ति? वो तो धर्म नहीं छोड़। नहीं, इसको हमारी धर्म इजाजत नहीं देती। इंटर कास्ट मैरिज के विरोध में? इंटर कास्ट मैरिज के तो हाँ, कि आप कथा सुनाने की महंगी फीस लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, हम जैसे छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपको, कि आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप कथा वाचन कीजिए, क्योंकि आप तो मोटी फीस लेंगे। तो कितनी फीस है आप? मेरी आप फरारी मेंटेन करती हैं, फीस नहीं लेती हैं, तो फरारी कहाँ से मेंटेन करती हैं? यही प्रश्न उठा कि फरारी से चलती हैं क्या आप? कौन सी गाड़ी रखी हैं अभी अपने पास? कथावाचक अगर ये कहे कि कथा वाचन को रोक देना चाहिए, नमाज जिस समय अदा की जा रही हो, अगर कोई प्रेम धर्म के दायरे में ना बंधा, तो इसका विरोध क्यों? को दुनिया में प्रेम नहीं होता है। मैं इस बात को स्पष्टता से कहती हूँ कि मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ ना, कि प्रेम में कोई भाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, वो ईश्वरीय तत्व का प्रेम है। यहाँ संसार में शारीरिक प्रेम होता है, आकर्षण होता है। मैं ये कह सकती हूँ कि एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के कारण हम किसी के जाल में फंस जाते हैं या कोई हमारे मन में भाव आ जाता है। हाँ, प्रेम का कोई दायरा नहीं है, प्रेम का कोई बंधन नहीं है, लेकिन आप अपने अस्तित्व को, अपनी मर्यादाओं को भी नहीं भुला सकते। मैं स्टिल, जो मैंने कहा, मैं उसी बात के साथ हूँ, उस बात के साथ स्टैंड करती हूँ। अब लव जिहाद की बात करें तो, क्योंकि क्वेश्चन यही है, प्रश्न यही है, तो ऑफ कोर्स उससे न जाने कितनी लड़कियां भी, लड़के भी, कोई भी आप ले लीजिए जेंडर, बट उसके कारण अपनी मान्यताओं को उनको तार तार करना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है। और अगर आपने किसी भी दुनिया के रीजन के कारण अपने धर्म को छोड़ा, अपने अस्तित्व को छोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये जीवन की सबसे बड़ा कलंक है हमारे लिए, कि हमें जहाँ जिस स्थान पर भेजा गया, हमने उस चीज को छोड़ करके हमने किसी दूसरी विचारधारा को अपना लिया। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अगर मान लीजिए एक ही धर्म से जुड़े लड़का लड़की साथ रह रहा है, तो उससे फिर क्या आपत्ति? वो तो धर्म नहीं छोड़। नहीं, इसको हमारी धर्म इजाजत नहीं देता। हमारा धर्म आपको ये इजाजत देता है कि आप विवाह से पूर्व आप बात करिए, आप विचार रखिए, ये देखिए कि आपकी विचारधाराएं मिलती है नहीं, क्योंकि पूर्व काल में भी स्वयंवर होते थे, चुनाव होता था, चुनाव का अधिकार है आपका। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, आज बहुत कड़वी बात है, लेकिन शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका नाम लिया जा रहा है। 10, 20, 50 दिन रह करके, महीना भर रह करके जब उनका मन भर जाता है, तो उन्हें लगता है नहीं, जच नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा, और वो कहीं दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे धर्म की विचारधाराओं के एकदम विपरीत है, और इससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनकी मानसिकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या आपकी शादी, हालांकि इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूं, इन्होंने कई बार बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं खुद आप इस मंच पे एक बार फिर से बता दीजिए, क्या आपने मुस्लिम से शादी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस बात को इतने डंके की चोट पे कह रही हूँ कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि मैंने तो शायद वो बिल्कुल ही नहीं किया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक तो शायद मुखरता कह लीजिए, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोग इस चीज़ को षड्यंत्र बनाते हैं। जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही इस बारे में बोल रहा है या बोल सकता है, तो क्यों ना इसी पर वो आरोप थोप दिया जाए, ताकि लोग इसी पर उंगलियां उठाएं। और शायद यही मेरे साथ हुआ। लेकिन इस बात की स्पष्टता भी मैंने दी है, मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और भक्त परिवार में हुआ है, लेकिन उसको गलत प्रकार से कई बार पेश कर दिया गया है। लेकिन आरोप तो जीवन का एक हिस्सा है। मुझे लगता है जब आप प्रशंसा पाते हो तो थोड़ा बहुत कड़वाहट भी मिलता है, लेकिन लोगों को आजकल के ज़माने को देखते हुए किसी भी सोशल मीडिया पर चल रही किसी के लिए भी खबर हो, उसको जानने से पहले 10 बार उसका क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए और उसके बाद उस पर मुझे लगता है आज के बाद ये क्वेश्चन अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने आई होप, वैसे आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग रहते ही हैं, उनको पता भी है कि ये झूठा है, लेकिन उनको मजा आता है, अच्छा लगता है कि इस टॉपिक को हम शायद बोलेंगे तो उससे हमारे व्यूज अच्छे आ जाएंगे। हमारे आजकल के जो यूट्यूबर्स क्रिएटर्स, वो एक सनातनी होते हुए, सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले को ब्राह्मण शब्द, जाति वर्ण व्यवस्था के ऊपर आप क्यों चली जाती है? क्या आप जातियों के विरोध में है? इंटर कास्ट मैरिज के विरोध में? इंटर कास्ट मैरिज के तो हाँ,
विरोध का मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने बहुत स्पष्टीकरण से धर्म के लिए भी कहा, मैं जाति के लिए भी ये कहूंगी, मैं जाति के कोई पक्ष में नहीं हूँ। मैं जाति पाति का ऐसा कोई मेरी विचारधारा नहीं है कि भाई कट्टरता, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये नीचा है, ये बड़ा है। पहले भी जातियां होती थी लेकिन वो कर्म के आधार पर होती थी, आज वो जन्म के आधार पर हो गई। मेरी जो इस चीज में अपना मत रखने का कारण है वो सिर्फ एक है कि हमारी मान्यताएं ना बदले, हमारी परंपराएं ना बदले। इवन हमारे जो 4 वर्ग हैं उनमें भी जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। थोड़ा सा भेद आ ही जाता है। जैसे कोई थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाता तो कहते हैं बनिया बुद्धि है इसकी, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। कोई बहुत विद्वान हो तो वही ब्राह्मण बुद्धि है। उसका रीजन ये है कि वहां जन्म उस जाति में लेने के कारण हमारी मानसिकताएं वैसी बन जाती हैं। और अगर हमें कोई दूसरी मानसिकता वाला व्यक्ति आके अचानक से जीवन में मिल जाए तो वहां हमारे ही आगामी जीवन में और खासकर आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो धर्म भी वही बात है, जाति भी वही बात है कि वो किधर जाएगा। वहां एक तरफ उसे कहा जाएगा कि ये करना सही है, क्योंकि एक धर्म इस चीज को, हमारा धर्म कहता है हिंसा करना गलत है, वहीं दूसरा धर्म कहता नहीं हिंसा करना सही है, क्योंकि ये तो हमारे इष्ट ने, भगवान ने बोला है। मुझे लगता है कि फिर तो ये मतलब कहते हैं ना जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात होगी। इसलिए कोई बहुत अच्छा सोच, जिसको आपने कहा कि बहुत चालाक चतुर, आपने वैश्य समाज से जोड़ा। मैंने तो कई वैश्य समाज से जुड़े लोगों को डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनते हुए देखा। कई ब्राह्मणों को जिनके हिसाब से, मतलब आपने जो कहा कि अध्यात्म, मैंने उनको देखा कि वो एक ऐसा काम कर गया जिसके लिए वो सलाखों के पीछे है। मैंने कई ठाकुर समाज से जुड़े हुए लोगों को महामंडलेश्वर बनता हुआ देखा। तो ये तो जाति व्यवस्था से ताल्लुक रखते हुए नहीं, वो तो अपने कर्मों के आधार पर बने। कर्मों के आधार। फिर आप तो स्पेसिफिक जाति आधार पर बांट रहे हैं। सिर्फ शादी के लिए बात कर रहे हैं। शादी के अलावा आप जाति पाति, शादी के लिए इसलिए क्योंकि आपको दोनों को साथ में एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता देना। कैसे भटकेंगे? अगर प्रभु राम है, अगर प्रभु कृष्ण है, तो एक वैश्य के लिए भी आराध्य है, एक ब्राह्मण के लिए भी आराध्य है, एक शूद्र के लिए भी आराध्य है और एक राजपूत के लिए भी आराध्य है। तो फिर कहाँ अंतर रह गया? अगर वो धर्म आराधना में नहीं, लेकिन मान्यताओं में हो जाता है। जैसे मान्यता के लिए अगर आप एक ब्राह्मण है तो आपके लिए जनेऊ आपका जीवन है, आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा। दूसरी जाति में अगर आप बात करेंगे तो वहां वो नहीं है, वहां वो उस चीज को महत्व नहीं देंगे। हमारे लिए महत्व देना है, कोई भी जाति का हो, उसको अपने मान्यताओं को महत्व देना होता है। मेरा प्रश्न बस मान्यताओं को लेकर के है। अदर देन दैट मैं कभी नहीं चाहती कि हमारे समाज में जाति पाति, जिसको जहां भगवान ने जन्म दिया है, अपनी बुद्धि लगाइए, अपने कर्म लगाइए और अपने, जैसा आपने बहुत सुंदर बात कही कि ऐसा नहीं है, हम जरूर बोल देते हैं कि भाई इस जाति का है, बनिया बुद्धि का है, लेकिन आप अपने कर्मों से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने कर्मों से विद्वता ला सकते हैं, आप अपने कर्मों से श्रेष्ठ बुद्धि ला करके एक अच्छा धंधा खड़ा कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब आपको आगे आने वाले बच्चों को एक रास्ता देना होगा तो कोशिश ये करिए कि आप एक ही मान्यता से जुड़े रहे, ताकि आप भविष्य पीढ़ी को भटकाएं ना, उनको एक रास्ता। मतलब यही वजह कि आप इंटरकास्ट मैरिज के? जी, मेरा मुख्य रीजन बस यही है। बाकी मैं कथाओं में भी, अपने मंचों से भी हमेशा निवेदन करती हूँ कि जात पात के तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि आप कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं है तो ये गलत थोड़ी ना होगा। अगर आप कास्ट सिस्टम के खिलाफ होती तो इंटरकास्ट मैरिज से भी दिक्कत नहीं होती, आप वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करने के ऊपर फोकस होती। मतलब मैं मानूं कि आप कास्ट सिस्टम के सहयोग में है, होना चाहिए। आप ये कह सकते 50-50 थोड़ा सा बैलेंस बना करके, जहां आवश्यकता है, जहाँ जरूरत है, वहाँ मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, यानी कि जो उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसके कारण हम कई बार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और दूसरी जाति मुझसे नीची है, मैं बड़ा हूँ, ये चीज़ भी गलत है। उस चीज़ को बढ़ावा भी नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ, आप सेफ प्ले कर। ये कथावाचक जो मैं कहूँ ना कि एक वो हो चुका है, लेबलिंग हो चुकी है। 5 स्टार कथावाचक, 3 स्टार कथा, एक 5 स्टार कथावाचक के कथनी में जो लोग सुनता है ना, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा। और आपके तो मतलब मास फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे भी, तो मतलब आप अपने आप को सेफ प्ले करा रही हैं कि नहीं? मैं बस इतना कहूंगी कि जाति पाति को बढ़ावा तो नहीं देना है, लेकिन हाँ, इस बात के मैं 100% समर्थन में हूँ कि जब एक लड़की या लड़की का परिवार उसके लिए आगे का भविष्य चुनता है तो अपनी मान्यताओं से जुड़ा धर्म, जाति ही चुने, ताकि आगे जाकर के कोई परेशानी उसके विचार, खुद के विचारधाराओं में भी ना। चलिए, मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ, अब उन्होंने तय कर लेना है कि जी। आप क्या उसके सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, वर्षों से आप कथावाचन कर रही हैं, बहुत छोटी उम्र से। अब तो आपके मतलब मैंने जो वीडियोस देखा है, हजारों की भीड़ होती होगी कथावाचन में, मतलब सुनने वालों की, श्रोता जो रहते होंगे जी। कैसे मैनेज करती हैं? स्थिति परिस्थिति को देख करके, क्योंकि आयोजन में बहुत कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ती होगी आयोजकों को ना। आयोजकों को तो देखिए स्वाभाविक है निभानी पड़ती है, क्योंकि जब आप इतने
पहले के समय में आयोजन का जो रूपरेखा थी वो थोड़ी सूक्ष्म होती थी, आज उसका विस्तार हो गया है, आज लोगों का आना बढ़ गया है, लोग आते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि अब वो ज़माने नहीं रहे कि भाई हमें व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, उन्हें बैठने के लिए सोफे भी चाहिए, उन्हें बीच बीच में ठंडा पानी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए गर्मी है तो एसी भी चाहिए, 5 स्टार पंडाल भी बन जाता है आजकल तो पंडाल भी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी भौतिकता तो देखो हर जगह आती आती है। तो मतलब इस हिसाब से तो इजीली आपको हर कोई बुला भी नहीं सकता कथावाचन के लिए। इसी पे एक इल्जाम है, मैं इसका जवाब तभी लूंगा। इल्जाम क्या लगा है, मैं इल्जाम बता दूं। देखिए मैं इस पे कोई रिएक्शन सुनाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं जवाब आप ही दें। इल्जाम आप पे लगा कि आप कथा सुनाने की महंगी फीस लेती हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, हम जैसे छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपको, कि आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप कथावाचन कीजिए क्योंकि आप तो मोटी फीस लेंगे। तो कितनी फीस है आपकी? मेरी मुझे दुख इस बात का है कि जब भी धर्म की बात आती है ना, धर्म प्रवक्ताओं की बात आती है, तुम हमेशा मंचों पे माइक लेके खड़े हो जाते हैं, आप कितना पैसा लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसका कहाँ उपयोग करते हैं। हाँ, अधिकार है पूछने का, क्योंकि हमारा जीवन सार्वजनिक है, लेकिन वो क्या दे रहे संसार को, वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए, उस पर बातें करने की बजाय हम इस पर चर्चा ज्यादा करते हैं। रही बात मेरी फीस की, मेरी फीस 0 है। मैं कथा करने का किसी भी व्यक्ति से 1 भी रुपया नहीं लेती। ऐसे ही मतलब सरलता के साथ, लेकिन इजी भी तो नहीं होगा ना फिर आपको। अब जो आगे की बात है कि जैसा मैंने पहले बोल दिया, आज कथाओं में, आयोजनों में बहुत भव्यता आई है। भव्यता आई है तो भव्यता के लिए आपको टेंट भव्य लगाना ही पड़ेगा, माइक तो लाना ही पड़ेगा, पीछे बैकग्राउंड तो लगाना ही पड़ेगा, म्यूजिशियंस तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जो व्यवस्थाएं होती है ना, जो धनराशि आप बोल रहे हैं कि बड़ा खर्चा होता है या आयोजक को देना पड़ता है, वो व्यवस्थाओं का खर्चा है। तो वो सिस्टम सारा आपका अपना होता है या फिर वो डिपेंड करता है। जैसे कुछ चीजें, अब जैसे हमारे साथी है, आप ये समझिए 25 से 30 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका चलती है, उनका जो आना जाना रहना, उनकी जो जीविका है वो आयोजक कराने वाले को देनी पड़ती है। हमारे साथ कैमरा है, उनकी आजीविका है, वो तो देनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट दे दो, आप अगर चाहते कि हम भैया हम आपको नहीं, हम तो डायरेक्ट इनको देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उनको दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाओं के लिए बनाना फिर भी ओवरऑल अच्छा कॉस्टिंग बैठ जाता होगा। अब वो तो जब आप कराएंगे आपको पता लग ही जाएगा। कथावाचन एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वो, मतलब आई थिंक मुझे इंडस्ट्री कहना, मेरे कथावाचन मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा। है कि बहुत बड़े बड़े कथावाचन है, अब तो विदेशों तक जाके कथावाचन होता है। तो इसमें बुराई क्या है? है? बुराई कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, तो प्रसार हो रहा विदेशों है। में, संसार में सब जगह कथा होनी चाहिए, हर जगह भगवान का नाम प्रचार होना चाहिए। यद्यपि मैं नहीं कह रही कि इसको बिजनेस बनाओ, लेकिन अगर 1-8% किसी का वैभवता इससे आ रही है, तो बात फिर वही आती है ना कि जब एक व्यक्ति समाज को गलत मार्गदर्शन दे रहा है, वो वैभवता में जीता है, वो चार्टेड से आता है, उसकी एक नहीं कोई मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर आप अच्छा ज्ञान दे रही हैं और सुगमता के साथ अगर आप लोगों को समझा रही हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी पॉजिटिवली आपको लेते हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। और अगर वो व्यवस्था आपके साथ जुड़ रही है इस माध्यम से, तो मुझे लगता है इसमें भी कोई आपत्ति उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन इस पे भी एक आपत्ति उठ गई आपसे। मैंने फीस क्यों पूछी थी, देखिए अगला प्रश्न भी मेरा उसी से जुड़ा हुआ आ गया कि आप एक संत हैं, कथावाचन करती हैं, आप कह रही कि आप फीस नहीं लेती, लेकिन एक सोशल मीडिया पर फोटो आपकी बड़ी ज़्यादा वायरल हुई एक फरारी के साथ, आप फरारी मेंटेन करती हैं, फीस नहीं लेती हैं, तो फरारी कहाँ से मेंटेन करती हैं? यही प्रश्न उठा कि फरारी से चलती हैं क्या आप? कौन सी गाड़ी रखी हैं अभी अपने पास? मेरे पास एक बहुत छोटी मोटी गाड़ी है, आप बाहर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। मेरी कोई फरारी नहीं है। जैसा बात वही आई कि जब नाम होता है तो व्यक्तियों को कहीं ना कहीं से कुछ गलतियां चुनने का मौका मिलता है। एक कथावाचक और हैं, उनके एक पर्स पे बहुत विवाद उठ गया था ना, वो कई लाख के पर्स की बात हुई थी, इसलिए पूछा गया। वैसे तो खैर ये वही फरारी है, रेड फरारी। फरारी दो ही चर्चा में आई वैसे। मेरी फरारी, अच्छा आपके नहीं है, मैं बता दूं, फरारी दो ही चर्चा में थी, सचिन की फरारी, दूसरी आपकी फरारी। नहीं, मेरी इस फरारी के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक फोटो है, वो भी इसलिए क्योंकि गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आपको? हाँ जी आता है, और इसी के लिए मैंने नहीं चलाई नहीं, क्योंकि मैं यूके में थी। मैं जिनके घर रुकी, जो कथा करा रही थी, उनकी कार है। उनका भाव था कि वो हर रोज हर गाड़ी में ले, आज उनका भाव था कि इस गाड़ी में आप कथा में जाओ, तो मैंने फोटो ली, और शायद लिखा भी था नीचे कि सिर्फ फोटो लिया, ऐसा टाइप कुछ लिखा था। बट सब कूद गए और उन्होंने उसको न जानते हुए उसकी सत्यता को ये लिख दिया कि मैंने फरारी ली है। दुख इस बात का है कि एक लेना न लेना वो तो झूठ है ही है। आज से 10 साल पहले हमने एक गौ माताओं का अस्पताल खोला, जिसका आज का महीने का खर्चा 30 से 35 लाख है। ना तो कोई हमें घर दे करके जाता है, ना कोई हमारे बैंक में डाल करके जाता है। हम कथा करते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं मंचों से कि हम ऐसी सेवा कर रहे हैं, आपको जो सेवा सहयोग बन सके आप करिए।
उस सेवा को आज तक किसी ने नहीं दिखाया। उस सेवा को आप ये बताइए, अगर कोई आदमी समाज में अच्छा करने की चाह रख रहा है, कुछ समाज में अच्छा कर रहा है, और फिर आप उसके साथ ये करते हो कि आप उसकी अच्छाइयों को कभी भी दर्शाने की कोशिश नहीं करते, और एक जो झूठी असत्य चीज है आप उसका इतना बड़ा कार्ड दुनिया को प्रस्तुत कर देते, तो मुझे लगता है लोग अच्छा करने से डरेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल की तारीख में जो है ना, नेगेटिव पब्लिसिटी करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। वैसे चूंकि आपने गौ सेवा की बात की, और हमने तो कहा ना कि हम तो आज आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, तो ये 30 से 35 लाख रुपए खर्चा हो रहा है गायों की सेवा के लिए, तो ये मैनेज हो जाता है? जी, कथाओं से होता है, हो जाता है। कथा से होता है। कथा से, जैसा आपने कहा, फीस कोई नहीं है कथा की। हम आयोजक से इतना बोलते हैं कि ये व्यवस्थाएं हैं, आपके पास इतने लोग आएंगे, कैमरा आएगा, मंच आएगा, उसके अलावा अगर आपकी इच्छा है कि आपको गौ माता के लिए कुछ देना है, गौ अस्पताल का हमारा ट्रस्ट है, उसमें आप अपनी इच्छा से जो देना चाहें आप वो दे सकते हैं। आप मेंबर बन सकते हैं, गाय के लिए शेड बना सकते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर, कुछ भी प्रेशर नहीं है। हम लोग जो वहाँ हजारों लोग सुनने आए, हम उनसे भी निवेदन करते हैं, सब अपना थोड़ा 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 जो सहयोग बनता है देते हैं, उससे ये खर्चा चलता है, उससे ये अस्पताल चलता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए अगर मैं कथा की फीस लूं भी और उससे मैं अगर गौ माता की सेवा करूं, तो भी मुझे कोई नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि मैंने उस धनराशि को अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए उपयोग किया। तो ये सिर्फ सोचने का फर्क है। कथावाचक अगर ये कहे कि कथा वाचन को रोक देना चाहिए नमाज जिस समय अदा की जा रही हो, नहीं, पहली बात, मेरा ये वीडियो 10 साल पुराना है, और दूसरा इसकी जो परिस्थिति थी, देखो जब हम बात करते हैं ना कि समाज में शुद्धता हो, एकता हो, उसी एकता के लिए ही ये एक ऐसी कथा थी जिसमें खुशी की बात ये थी कि 10% हिस्सा निभाने वाले मुस्लिम भाई थे। अच्छा, इसलिए कहना, और वो कथा एकदम मस्जिद के टच स्पर्श की हुई थी, और ये कथा मेरी लाइव थी एक चैनल पर। अच्छा। तो ये सेकंड डे की कथा थी। फर्स्ट डे जब कथा हुई तो आवाज़ आई, मैं कथा कंटिन्यू रखी। शाम को फ़ोन आया चैनल से कि डिस्टर्बेंस होती है, तो आप एक काम करो, जब आवाज़ आती है, क्योंकि ये तो बंद नहीं हो सकता, तो जब आवाज़ आती है आप कथा रोको, संकीर्तन कर दिया करो। तो नेक्स्ट डे जब ये बात चल रही थी, उसी समय आवाज़ आई, और उस समय टॉपिक कुछ एकता का चल रहा था कि भाई सब धर्मों का सम्मान करिए, भगवानों का। तो एक सहज भाव में मेरे मुख से ये बात निकली कि सबका सम्मान करना चाहिए, जब तक इनका ये अपनी आराधना कर रहे हैं, हम उसको रोक करके थोड़ी देर हम भी संकीर्तन। आज अगर मैं आपसे पूछूं, जी, भगवत कथा चल रही हो, आपकी कथा है, पास में नमाज की आवाज आ रही हो, क्या करना चाहिए? मैं संकीर्तन शुरू कर दूंगी। तो आप भगवत कथा रोक देंगे? भगवत कथा संकीर्तन एक ही है। रोकने का मतलब ये होता है, देखिए जब आप बोल रहे होते हैं ना, आपके सामने हजारों लोग हैं, अचानक से कोई बैंड बजने लग जाए या कोई आवाज आ जाती है, उस समय भी हम कथा को रोक देते हैं और कहते हैं चलो कीर्तन करते हैं, ये पास हो जाए, ये निकल जाए यहाँ से, फिर हम कथा में फिर से प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोग का ध्यान वहां चला जाता है, मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ उससे ध्यान हट जाता है। ये मेरा उद्देश्य ये था कि उस जगह से हम थोड़ा हट जाए, कीर्तन करें। आज भी अगर ऐसा होता है तो मैं कथा को थोड़ी देर विश्राम करके संकीर्तन करूंगी, ताकि संकीर्तन से वो समय निकल जाए और फिर से हम अपनी बात। इसमें भी वही सद्भावना वाली सोच है कि आज सोच बदल गई, क्योंकि आपने तो अब तो लव जिहाद पे भी अपने आप को फोकस कर दिया ना? नहीं, देखिए मेरा भावना सिर्फ यही है, मेरा उद्देश्य सब धर्मों के लिए समान है, प्रणाम सबको है, क्योंकि एट द एंड एक ही सत्य है, अलग अलग रूप में है, अलग अलग भावनाओं में है। तो किसी समाज को तोड़े धर्म वो नहीं होता, जोड़े वही धर्म है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर आप सनातनी है, सनातन को फॉलो करिए। अगर आपका जन्म भगवान ने मुस्लिम धर्म में दिया, उसको पूरी शिद्दत से करिए। आप सिख है, पूरी जो जान लगा करके अपने धर्म को फॉलो करिए। अगर आपको भगवान ने एक घर में, परिवार में, क्षेत्र में, जाति में, प्रदेश में जन्म दिया, तो कुछ उद्देश्य दे के दिया है। मुझे अगर सनातनी बनाया तो मुझे कुछ उद्देश्य दिया है, तो मैं अपने धर्म को निभाऊं, आप अपने धर्म को निभाएं। आप अपनी कथा में कहती हैं कि शराब को पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम 3 घंटे कथा करते हैं, हमें पता है कि आदमी थोड़ा सा डाउन मोड में चला गया, तो हमको कुछ ऐसा, अब मैं ये कहूँ कि शराब पीने के नुकसान होते हैं, सब हाँ पता है। मैंने इस कथा में बोला कि शराब पीने के नुकसान सुनिए, फायदे सुनिए। फायदे क्या है? शराब आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि बुढ़ापे तक आप पहुंचोगे नहीं, जवानी में ही आपका लिवर, किडनी सब फेल हो जाएगा। ये संस्कृत की एक भाषा है जिसको कहते हैं कि आप उसी बात को कह रहे हो पर थोड़ा विनोद भाव में, मतलब थोड़ा एक मजाक के तरीके पर। जैसे मैंने कहा, जो शराब पीते उसके घर कभी चोरी नहीं होती। क्यों चोरी नहीं होती? क्योंकि उसके पास कुछ बचता ही नहीं, वो पहले ही सब लुटा चुका होता है, जितना भी उसके पास उसके 5-6 शायद ऐसे कुछ टॉपिक रहे, उस टॉपिक का ये एक बीच का हिस्सा है, टॉपिक है। इससे शराब पीनी चाहिए या, क्योंकि जब आप स्वयं एक प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही है, तो जब आप एक पूरे टॉपिक को कहते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसके आगे पीछे की एक कहानी होती है। मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया का इतना मूर्ख व्यक्ति होगा जो व्यासपीठ पे बैठ के कहेगा कि शराब पीना अच्छा यानी अभी वो विवाद आपने सुना है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो
लेटेंट वाला जो शो था, जी। माता पिता को भी शामिल कर देना, इतनी नग्नता परोस देना, जी। क्या सोशल मीडिया ऐसा हो गया है? दुख के साथ बोलना पड़ रहा, हाँ हो गया है, तभी हुआ नहीं, है। आपके फॉलोअर्स जो आ रहे हैं उसमें तो ऐसी ऐसी भाषा ना, ऐसी शैली है, फिर आपके नहीं, पास नहीं कैसे आ रहे चाहिए, हैं? फिर आपके नहीं पास कैसे आ चाहिए। रहे हैं? देखिए जिन्होंने बोला, जिन्होंने परोसा, वो तो 100% गलत है ही है, क्योंकि ये मर्यादित शब्द तो है ही नहीं। मतलब मर्यादा को तार तार करने वाले शब्द हैं, अपने संस्कृति को तार तार करने वाले शब्द हैं। लेकिन आप सोचिए, जो वहाँ बैठ के ताली भी बजा रहे हैं, जो वहाँ बैठ करके इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी गलती है। मान लीजिए मेरे पास अधिकार है बोलने का, मेरे पास एक मंच है बोलने का, क्या इसका मतलब ये है कि मेरी हर बात को अप्रूव कर दिया जाए, कि मेरी हर बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए? आज आप भी हैं, मैंने शायद जो बातें लोगों को ना अच्छी लगी हो, आप उसके लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो, और अधिकार है सबका करने का। तो मुझे या मेरे जैसे जितने भी बोलने वाले हैं, या कंटेंट क्रिएशन वाले, या सोशल मीडिया वाले, ये सब अलग अलग हैं। इन सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार हिस्सा हो, आप आदर्श हो लोगों का। आपको क्या परोसना है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि बच्चे भी आपको सुन रहे हैं, आपको युवा सुन के आपको आदर्श मान रहा है, आप मेरे आइडल हैं, अब मैं आपका फैन हूँ, तो आप उनको क्या दे रहे हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक शब्द ध्यान से रखने की। सेकंड थिंग, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता, बट जब से कंट्रोवर्सी आई तो पता लगा ये शो पहले से चलता है। हाँ, पहले से चल रहे थे, और कई एपिसोड उसके और ऑलरेडी, और कई बड़ी इसमें चेहरे आ यही चुके हैं। चीजें, यही हाँ, बिल्कुल, बातें ऐसे ही होती हैं, शब्दावली। अच्छा चलता आया है। तो आप सोचिए कि अच्छा चलता आ रहा है, टीआरपी आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, वो तो उनको तो वही चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो समाज में क्या दे रहे हैं, उन्हें व्यूज तो चाहिए। फिर हमारा समाज जा किधर रहा है? ये- एक तरफ ये आप कथा गलत- वाचन से समाज को जोड़ रही हैं, और ये समाज किस दिशा में जा रहा है? देखिए, समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। अगर हम अच्छा का कोई गलत कर रहा है तो क्या हम अच्छा करना छोड़ दें? कोई अगर गलत परोस रहा है, क्या हम अच्छा परोसना छोड़ दें? हाँ, हमें उनका विरोध भी करना चाहिए, हमें लोगों को चेतावनी भी देनी चाहिए, बच्चों को भी चेतावनी देनी चाहिए कि ये मंच कोई अश्लीलता का विषय नहीं है। ये मंच, और इतने बड़े पद पर होने के बाद जब आपको इतने लोग जानते हो, फॉलो करते हो, और आप इतनी अभद्रता, तो ये तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। बच्चों को भी समझाइए कि कॉमेडी के नाम पर या ये टैलेंट के नाम पर कुछ भी ना देखते रहें। आप देखोगे तब तो ऊपर उठोगे। आप आज से बंद कर दीजिए कि नहीं, हमें अब शायद जहां तक मुझे खबर है उसको हटा दिया गया है, वो कंटेंट हटा दिया गया गवर्नमेंट तो आप सोचो ना, आपकी एक आवाज ने पूरा कंटेंट हटा दिया, और आगे भी वो सावधान होंगे, शायद आगे ना भी करें कि ये हमें इस चीज को परोसना अब खतरा है। तो जब आप मुखर होते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, जब गवर्नमेंट इसके लिए आगे, अभी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ आई होप कि कुछ करे, तो उससे लोगों में डर रहेगा, और होना चाहिए। आज कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है एक स्वतंत्र बन गया है, यहाँ कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, यहाँ कोई गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड टर्म्स नहीं।